हेलो प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने साइंस एनसीईआरटी साइंस के सीरीज को लेकर के बात कर रहे थे क्लास 10th विषय का, और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कई लेक्चर कंप्लीट किया। आज हम लोग सीखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया को, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट माने किसी के आने से किसी दूसरे का पहले से जिस जगह पर जो होता है उसका छोड़ के जाना और आने वाले का वहां स्थापित हो जाना, ही विस्थापन होता है। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 1.9। तो क्या लिख रखा है कि पहले पॉइंट में लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मतलब हमको 3 कील लेना है। वही कील यार, वही जो हम लोग घरों में प्राय यूज किया करते, कटिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसे हमें 3 लेना है, और चूंकि उस पर जो पहले से वह खुले स्थान में रखे जाने के कारण जो ऑक्सीजन वगैरह से क्रिया करके जो ऑक्साइड बना लिया है आयरन ने, माने कटिया ने, उसके लिए हमको क्या करना, रेगमाल यानी कि वही सीरीज कागज से उसको पूरी तरह से साफ कर लेना है। ठीक है। जब हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो फिर चलिए देखते हैं फिर क्या करना है। फिर कह रहा है कि ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। मतलब ये फिर से 2 परख नली की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसको एक लेबल लगा दीजिए। मान लीजिए एक में ए और एक बी है। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। यानी कि प्रत्येक में माने इसके अंदर हमको ले लेना है 10 ml, क्या लेना है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन ले लेना है। और वैसे ही इसमें भी यानी कि बी वाले में भी, ये चूंकि दोनों में कह रहा है, इसमें भी हम लोग क्या ले लेंगे, CuSO4 कितना ml, 10 ml। यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब परख नली में 10-10 ml हम लोग कॉपर सल्फेट को ले लेंगे। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 कील यानी कि जो हमने पहले से 3 कील यहाँ ले रखा है, उसमें से कह रहा है कि 2 कील को, ठीक है, यानी कि 2 कील को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए, जैसा कि चित्र 1.8 में दिखा रहा है। ठीक है। और तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। मतलब ये कह रहा है कि जो 2 कील है ना, इन दोनों कीलों को कुछ ऐसे सिस्टम से बांधिए कि दोनों को एक धागे से हमने बांध दिया और ले जाकर के इस बी वाले में लटकाने की बात कर रहा है, दोनों कील को, जिसमें पहले से क्या भरा हुआ है, तो पहले से इसमें कॉपर सल्फेट 10 ml भरा हुआ है। चलिए कह रहा है कि फिगर 1.8 में दिखाया है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये 1.8 फिगर बाई मिस्टेक हमको लग रहा है कि यह मिस्टेक हो गया, डाउनलोड नहीं हो पाया होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं ना, बहुत आसान है, बहुत कठिन तो है नहीं। अब हम लोग क्या किए कि बी वाले में जो 2 कील को बांधे हैं हम लोग धागे से, उसको ले आके सावधानी से, जिसमें कॉपर सल्फेट का 10 ml भरा है, हम लोग लटका देते हैं। ये सारी प्रक्रिया ने कि इसको हम लोग स्टैंड में लेते हैं। ठीक है। स्टैंड में लेने का फायदा यह होता है कि यह गिरता नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे, हाँ हाँ देखो, ये यहाँ दे रखा है, ये मुझसे मिस्टेक हुआ। देखिए 1.8 में ये दिखा रखा है, ये स्टैंड से इस परख नली को कसा है और इसके बीच में धागे से क्या कर दिया है, 2 कील को कॉपर सल्फेट, जो कि नीला थोथा भी कहलाता है ये, ठीक है ना, कलर इसका नीला दिख रहा है। ठीक है। तो नीला थोथा कहलाता भी है, नीला कलर इसका होता भी है। तो कॉपर सल्फेट में इसको क्या कर लिया, इसको डुबो दिया। और एक जो कॉपर सल्फेट जो ले रखा है ए वाले में, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है। अब इसको भी ऐसे छोड़ा, और एक जो तीसरा जो कील है, 3 कील लिया, तो उसमें से एक कील को भी वैसे ही छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है फिगर में, ये एक कील को जैसे लिया था, 3 कील, एक कील को छोड़ दिया, बाकी 2 कीलों को ले जाकर क्या किया, वो बी वाले में जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है, उसमें लटका दिया। ठीक है।
ये हम लोग कर लेने वाले हैं, ये बहुत कठिन नहीं है। फिर क्या कह रहा, अब आखिर ऐसा क्यों किया है कि दो को लटकाया एक को छोड़ दिया? तो इसलिए किया है कि वह देखना चाहता है कि वह ऐसा करने से उन कीलों में कैसे परिवर्तन आते हैं, और यहाँ तक कि जो उसने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, विलयन लिया है, उसके रंग में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, ये देखना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ के समझ लेते हैं हम लोग। फिर आगे कह रहा है कि 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। कह रहा है 20 मिनट बाद, यानी कि तकरीबन आधे घंटे तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग नियर अबाउट उतना रखेंगे। ठीक है, 20 मिनट और उससे ऊपर भी। तो हमें क्या करना होगा कि इसको सावधानी से पुनः इस के अंदर से जो कॉपर सल्फेट में डुबाया गया है कील को, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। फिर अब कह रहा है कि परख नली ए बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। प्यारे बच्चों, तो अब देखिए, अब इसके समझाने का तरीका क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे बताना है कि जब हमने दोनों कीलों को निकाला और निकाल करके जो पहले से कील रखी गई है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 18.B में जरा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो पहले से एक कील रखी गई है जिसको कॉपर सल्फेट में नहीं डुबाया गया, उससे जब इसकी तुलना की जा रही है किससे, तो वह कील जो यहाँ लिख रखा है कॉपर सल्फेट के विलयन से जो बाहर निकाली गई है, ठीक है ना, उससे तुलना करने पर हम लोग देख रहे हैं यार इसके कलर में माने रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। मतलब कैसा परिवर्तन आया है, ये भूरे रंग का दिख रहा है। ठीक है, ये भूरे रंग का दिख रहा है, और बाकी जो लोहे के कील हम लोग लिए हैं उसके कलर से काफी भिन्न दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये परिवर्तन दिख रहा है, और दूसरा परिवर्तन क्या दिख रहा है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि परख नलियों में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो जो एक परख नली को इसने ऐसे ही रखा था, मतलब इसमें कोई कील नहीं डाला, तो हम लोग देखते क्या है कि इसके अंदर जो वही नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन 10 ml का इसके भीतर लिया गया है, वो वैसे ही अपने उसी कलर में वो दिख रहा है। ठीक है, यानी कि सेम, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ जब नहीं की गई है तो जाहिर सी बात है कि वो सेम दिखने वाला है। यानी कि ये परख नली ए जस का तस, यानी कि जैसे उसमें कॉपर सल्फेट को डाला गया वैसे ही वो दिख रहा है। पुनः जिसमें डाला गया था, यानी कि ये वाली जो परख नली है, इसी में दोनों कीलों को डाला गया था। ठीक है ना, तो इसको जब दोनों कीलें निकली हैं तो जरा इस पर ध्यान दीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए इसके कलर में एकाएक इसमें परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन आया है ना, बिल्कुल आया है। यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो ये विलयन था ना, उसका रंग क्या पड़ गया है, वो बिल्कुल भी कैसा हो गया है, भूरा, यानी कि मलिन पड़ गया, यानी कि गंदा हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल भी उसके रंग से, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का रंग है, कलर है, उससे काफी मलिन पड़ गया, यानी कि बिल्कुल भी हट के रंग पड़ा, यानी कि बहुत ही गंदा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, पड़ गया, यानी कि दोनों के कलर में आप देख सकते हो बहुत परिवर्तन दिख रहा है। मतलब यहाँ मतलब हमको समझना है कि ये क्या समझाना चाहता है, इससे हम लोग मतलब रखे हैं। मतलब यहाँ यह हमने यहाँ क्या सीखा, ऐसा ये क्यों हो जा रहा है, तो प्यारे बच्चों इसी को समझ लेना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग यहाँ ऐसे इसको समझें, ये ऐसा इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि जब कॉपर के विलयन में, ठीक है ना, कॉपर के विलयन में यानी 10 ml के विलयन में जब कील को रखा गया 20 मिनट तक, तो कील यानी कि जो लोहा होता है, वह लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट यानी कि इसके अंदर जो CuSO4 है, उसमें से कॉपर को भगा दिया। ठीक है, और भगा करके इसकी जगह पर खुद ही आयरन जाके बैठ गया। अब आयरन बैठा तो ये क्या बन गया, यानी कि CuSO4 था, और जब यह गया, मतलब ये आयरन गया, तो जा करके Cu के जगह पर अपना स्थान ले लिया, तो ये बन गया FeSO4। ठीक है, और बाकी कॉपर को क्या कर दिया,
अलग कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी अभिक्रिया में जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व जब आ जाता है ना, तो वह अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैसे ही हुआ, लोहा जैसे ही उस कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन के अंदर आया, उसमें था कॉपर सल्फेट जो कि कम क्रियाशील था, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट में कॉपर, तो कॉपर को आयरन ने क्या किया, बिल्कुल भी हटा दिया। इस कारण से जो कॉपर है ना, वो पूरे किल के ऊपर यानी कि जो डूबा हुआ था उसके ऊपर आ गया, जिससे इसका रंग क्या हो गया, भूरे रंग का। दिख रहा है ना, भूरे रंग का हो गया। बाकी जो सारी गंदगी थी आयरन वाली, वो गंदगी किस में आ गई, तो जो 10 ml कॉपर सल्फेट लिया गया था उसमें क्या हो गया, उसमें FeSO4 हो जाने के कारण उसका रंग क्या हो गया, गदला हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं मलिन हो गया। तो चलिए, कुल मिला के हमने सीखा है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व जब किसी कम क्रियाशील वाले तत्व के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जगह से हटा देता है। ठीक है, वैसे भी हम लोग जनरल उदाहरण तो ऐसा जानते हैं कि कमजोर व्यक्ति को हमेशा जो अधिक बलवान व्यक्ति होता है उसके साथ क्या करता है, उसको उसके घर से बेदखल कर ही देता है। तो ठीक वैसी ही ये प्रक्रिया है। खैर एनीवे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें कि और क्या कहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ लिख रखा है कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। हम लोगों ने अभी किया, करने पर क्या पाया, तो जो बाहर रखी कील थी उसका कलर कुछ अलग है, और ठीक है, और जो डूबी हुई कील थी उसका कलर यानी कि भूरे रंग की हो गई। मतलब साफ है, जब मतलब साफ है, यानी कि आयरन क्या हुआ, आयरन निकल के उस CuSO4 यानी कि उस विलयन के अंदर चला गया और कॉपर को हटा दिया, और कॉपर इसके ऊपर आ गया, जिससे इसका कलर कैसा हो गया, भूरे रंग का हो गया। तो चलिए, लिखा भी है, देख लेते हैं इसको। लोहे की किल का रंग भूरा क्यों हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने बार बार समझाया भूरा क्यों होने के पीछे, जैसे ही वो अधिक क्रियाशील धातु धातु बोल सकते हैं या तत्व बोलिए, जैसे ही वो जा रहा है, यानी कि कील, कील का मतलब क्या, लोहा, लोहा यानी कि Fe, जैसे ही उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, 20 मिनट रखा गया, 20-25 मिनट रखा गया, तो क्या होता है, यह अधिक क्रियाशील था, यह निकल करके कॉपर के स्थान पे चला गया और कॉपर इसके स्थान पर आ गया। इस कारण से कील का रंग कैसा हुआ, भूरा। ठीक है, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा पड़ गया, रंग मलिन। मलिन यानी कि गंदा हम लोग कह सकते हैं, जो किसके कारण से हुआ, किसके कारण से हुआ, तो FeSO4 के कारण से हुआ। यानी कि हम लोग देख सकते हैं इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। चलिए देखते हैं कैसी अभिक्रिया हो रही है। तो ठीक वैसे ही अभिक्रिया होगी जो हम लोगों ने अभी समझा है कि आयरन यानी कि कील, कील यानी कि आयरन ही, और यह सॉलिड अवस्था में यानी कि सॉलिड है, प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि यह क्या है, एक्वस है, जलीय है, जो कि 10 ml के रूप में हमने लिया था उन दोनों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही यह कील उसके अंदर रखी जाती है और कुछ समय बाद यानी 20 से 25 मिनट बाद, अब क्या होगा कि यह आयरन कॉपर का स्थान ले ली और कॉपर सीधा क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है ना, यानी कि ये क्या बना, आयरन सल्फेट एक्वस बन गया और कॉपर क्या हो गया, सॉलिड बन के बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1.24 में हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, कि जैसे ही कील सॉलिड अवस्था में थी, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई गई, रखी गई, तो यहाँ से अधिक क्रियाशील यह कील, कील के ऊपर कील यानी कि जो आयरन था वो सीधा सीधा क्या हुआ, कॉपर को क्या कर दिया, उसके जगह से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। देखिए, वो कमजोर था, ठीक है, और ये मजबूत था, उसको जाके भगा दिया और उसके जगह पर खुद को स्थापित कर लिया, जिसके कारण से क्या बना, आयरन सल्फेट बना और कॉपर बाहर हो गया, घर से, अपने ही घर से बेदखल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यह याद रखना है कि यही कॉपर कील के रंग को परिवर्तित करता है, और यही FeSO4 जो कि आयरन सल्फेट है, वहां उस
जो 10 ml का विलयन था उसको मलिन कर दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। फिर कह रहा है कि इस अभिक्रिया में लोहे लोहे यानी कि आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन से स्थापित कर दिया, माने उसको हटा दिया। ठीक है ना, क्योंकि वो कमजोर था। ठीक है, हटा दिया। इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहती है। यहां से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या निकालेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के संपर्क में आता है तो उसको उसके ही यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे और भी कुछ उदाहरण दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया की, चलिए इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ दिया है जिंक जो कि सॉलिड अवस्था में है, कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कि एक्वस यानी कि जलीय अवस्था में है। जिंक को लिया गया जो कि सॉलिड अवस्था में, आप जिंक की छड़ मान लो ना, कुछ भी मान लो, सॉलिड है। ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में लिया गया जो कि एक्वस है, तो फिर वही प्रक्रिया हुई। यह जिंक क्या है, अधिक सक्रिय है। ये कॉपर क्या है, ये कम सक्रिय है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय है। ठीक है, और यह अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है। फिर वही प्रक्रिया हो रही है, जाके उसको धक्का मारेगा और उसकी जगह पर बैठ गया। जैसे ही बैठा वो क्या बन गया, यानी कि वो बन गया कॉपर जिंक सल्फेट। ठीक है, क्योंकि जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया, क्या बना, जिंक सल्फेट। एक्वस बन गया जलीय, क्योंकि जिंक पहले सॉलिड था। अब जब सल्फेट से मिला तो क्या हो गया, क्या बन गया, एक्वस बन गया। अब यहाँ पे एक चीज और आपको सोचना है कि ये जो जिंक है ना, जिंक ये पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, दो पॉजिटिव नेचर का ये रखता है, दो पॉजिटिव नेचर इसके पास होता है। ठीक है, और जो कॉपर है ना ये टू पॉजिटिव नेचर रखता है। यह अधिक सक्रिय, ये कम सक्रिय है। जैसे ही गया ये टू पॉजिटिव वाला इसका स्थान ले लिया, लेकर के एक्वस हो गया और साथ में क्या निकल गया, वैसे ही कॉपर को ये बाहर कर दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं ना कि एक अधिक क्रियाशील तत्व जा करके कम क्रियाशील तत्व का स्थान क्या कर रहा है, उसको धक्का मार के स्वयं ही स्थापित हो जा रहा है। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हम लोग क्या इसे कहेंगे, तो बिल्कुल भी कहने वाले हैं अभी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया ही है। पुनः वैसे ही 1.26 को भी जरा देखिए कि ये इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि लेड है, लेड यानी कि भाई यार शीशा है जो कि सॉलिड है। इसको किस में लिया गया, तो कॉपर क्लोराइड लिख रहा है CuCl2 जो कि एक्वस, इसका जलीय विलयन लिया गया वही पानी की तरह। तो यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है, तो वही प्रक्रिया यहाँ भी है। लेड अधिक सक्रिय हो रहा है, जाकर के कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। देखो कॉपर बाहर हो गया, सॉलिड रूप से वो बाहर निकल गया और बाकी PbCl2 यानी कि एक्वस लेड क्लोराइड बन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने 1.25 और 1.26 को देखा और यह सीखा, यह दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया को बता रहा है। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व जाकर के कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से हटा देता है और स्वयं स्थापित हो जा रहा है। अतः यह भी एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया ही है। तो प्यारे बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जब कोई अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के साथ आती है तो कम सक्रिय तत्व को हटा करके उसके ही यौगिक में स्वयं को क्या कर लेती है, रख लेती है, स्थापित कर लेती है। इसे ही हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पुनः नीचे लिख रखा है कि जिंक, देखिए यहाँ जिंक तथा लेड, यानी कि इसमें ये है जिंक, इसमें है लेड, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, अधिक क्रियाशील तत्व है। वे कॉपर को उसके ही यौगिक से क्या कर देते हैं, तो उसके ही यौगिक से उसको विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्या सीखा, तो हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया को सीखा और इसमें यह सीखने को मिला कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जिसमें कोई एक अधिक सक्रिय
एलिमेंट यानी क्रियाशील तत्व जब किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से हटा देती है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पुनः यहाँ पे ये अगला 1.24 यानी कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग चलिए नेक्स्ट चर्चा कर ले। तब तक आप खूब पढ़िए और खूब बढ़िए। धन्यवाद।